क्रिप्टो ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा घोटाला या फिर भविष्य की दौलत? कुछ लोग तो इसे एक पूरी नई तकनीकी क्रांति ही मान बैठे हैं। तो आखिर सच है क्या? चलिए आज इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। और इस बहस की शुरुआत अक्सर एक बहुत ही तीखे सवाल से होती है। जैसा कि रेडिट पर किसी ने कहा कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी असल में एक पॉन्जी स्कीम है। अब ये एक बहुत बहुत बड़ा इल्जाम है। तो आइए सबसे पहले इसी की जड़ तक चलते हैं। आज हम इस सफर में कई पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये वाकई एक हाईटेक पॉन्जी स्कीम है। फिर समझेंगे कि वॉल स्ट्रीट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें अपना पैसा क्यों लगा रही हैं। इसके बाद बिटकॉइन से आगे बढ़कर इसकी टेक्नोलॉजी को जानेंगे, देखेंगे कि सरकारें इस खेल में कैसे उतर रही हैं और आखिर में इसके फायदे और नुकसान दोनों को तोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े और सबसे आम आरोप से। क्या क्रिप्टो सच में बस एक चमक दमक वाला घोटाला है जिसका मकसद सिर्फ नए लोगों को फंसाना है? अच्छा, इस इल्जाम को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि पॉन्जी स्कीम आखिर होती क्या है। देखिए, ये एक ऐसा फर्जीवाड़ा है जिसमें पुराने निवेशकों को पैसा देने के लिए नए निवेशकों का पैसा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये पूरा ढांचा तब तक ही चलता है जब तक नए लोग पैसा लगाते रहें। जैसे ही नए लोग आना बंद, पूरा का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है। कुछ लोग कहते हैं कि क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम नहीं बल्कि ग्रेटर फूल थ्योरी का एक क्लासिक केस है। अब ये क्या चीज है? इसका मतलब बहुत सीधा सा है। कोई चीज इसलिए खरीदना क्योंकि ये उम्मीद है कि आगे कोई और मिलेगा जो उसे और भी ज्यादा कीमत पर खरीदने को तैयार हो जाएगा। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, पॉन्जी स्कीम एक सोची समझी साजिश होती है जिसे कोई एक इंसान या ग्रुप चलाता है, जबकि ग्रेटर फूल सिस्टम में ऐसा कोई सेंट्रल मास्टरमाइंड नहीं होता। ये तो एक तरह का सामाजिक बुलबुला है जहां लोग सिर्फ इस उम्मीद में खरीदारी करते हैं कि दाम और बढ़ेंगे। तो थ्योरी जो भी हो, पोंजी हो या ग्रेटर फूल, एक बात तो पक्की है, क्रिप्टो की दुनिया में असल घोटालों की कोई कमी नहीं है। नकली इन्वेस्टमेंट मैनेजर से लेकर रग पुल जैसे फ्रॉड तक, जहां डेवलपर लोगों का पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां कदम कदम पर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दुनिया इतनी ही खतरनाक और घोटालों से भरी है, तो फिर वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े खिलाड़ी, मतलब दुनिया के सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर, इसमें अरबों खरबों डॉलर क्यों डाल रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। इस बात को समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक बड़ी बड़ी कंपनियां लगभग 600 अरब डॉलर की संपत्ति को टोकन में बदल चुकी होंगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा दांव है जो भविष्य पर खेला जा रहा है। और ये सिर्फ भविष्य की बातें नहीं है, ये आज की हकीकत है। आज की तारीख में दुनिया के लगभग आधे बड़े बड़े हेज फंड्स, जिन्हें सबसे चतुर निवेशक माना जाता है, वो किसी न किसी रूप में डिजिटल एसेट्स में पैसा लगा चुके हैं। सोचिए, कुछ साल पहले तक इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये बड़े खिलाड़ी ऐसा क्यों कर रहे हैं? असल में वो सिर्फ सट्टा नहीं लगा रहे, वो इसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने, मतलब अपने निवेश को फैलाने का एक तरीका मान रहे हैं। उनकी सोच ये है कि अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाए तो शायद क्रिप्टो उसे बैलेंस कर दे। साथ ही उनके अमीर क्लाइंट्स की तरफ से भी जबरदस्त डिमांड है। और फिर आया वो दिन जिसने खेल ही बदल दिया। 10 जनवरी 2024, जब SEC ने स्पॉट बिटकॉइन ETF को हरी झंडी दे दी। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब था कि अब वॉल स्ट्रीट के लिए क्रिप्टो में पैसा लगाना पूरी तरह से कानूनी और सुरक्षित हो गया। इसने तो जैसे दरवाजे ही खोल दिए। तो एक बात साफ है, ये जो बड़े निवेशक हैं, ये सिर्फ बिटकॉइन के दाम ऊपर नीचे होने पर दाव नहीं लगा रहे। उनका दाव असल में उस चीज पर है जो इस सब की बुनियाद है, और वो है इसकी टेक्नोलॉजी। और यहीं पर एंट्री होती है डीफाई की, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इसका मकसद बहुत बड़ा और क्रांतिकारी है। सोचिए, एक ऐसी फाइनेंशियल दुनिया बनाने की कोशिश हो रही है जहां बैंक, ब्रोकर या कोई और बिचौलिया हो ही ना, सब कुछ सीधे कोड के जरिए चले। और ये पूरा सिस्टम कई परतों या लेयर्स में बना है। सबसे नीचे है ब्लॉकचेन, फिर उसके ऊपर आते हैं क्रिप्टो टोकन, फिर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो नियम तय करते हैं, और सबसे ऊपर वो ऐप्स आते हैं जिनका इस्तेमाल आम लोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक
टेक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम जैसा है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो डीफाई को चलाते हैं, वो असल में कंप्यूटर कोड ही तो है। और कोड में अगर एक छोटी सी भी गलती रह गई तो हैकर्स के लिए करोड़ों अरबों रुपए उड़ाना मिनटों का खेल बन जाता है। अब जब एक तरफ ये नई फाइनेंशियल दुनिया बन रही है तो जाहिर है कि सरकारें और सेंट्रल बैंक चुप तो नहीं बैठेंगे, तो वो भी अब अपने खुद के वर्जन के साथ इस खेल में उतर रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज की तारीख में दुनिया के 137 देश जो दुनिया की 98% जीडीपी बनाते हैं, वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी कहते हैं। ये एक ऐसा ग्लोबल बदलाव है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इस बदलाव की रफ्तार देखिए, सिर्फ 2020 में जहां 35 देश इस पर सोच रहे थे, वहीं आज ये संख्या 137 तक पहुंच गई है। ये दिखाता है कि कितनी तेजी से दुनिया बदल रही है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। बिटकॉइन और सीबीडीसी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। बिटकॉइन का पूरा आइडिया ही किसी भी तरह के सेंट्रल कंट्रोल को खत्म करना है। वहीं दूसरी तरफ सीबीडीसी ठीक इसका उल्टा है। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकारों और सेंट्रल बैंकों को और भी ज्यादा कंट्रोल देता है। तो इन सब बातों को जानने के बाद हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं, वादा और खतरा। यह साफ है कि क्रिप्टो की दुनिया विरोधाभासों से भरी है। यहां एक तरफ जबरदस्त मौके हैं तो दूसरी तरफ उतने ही गहरे खतरे भी हैं। तो आखिर में हमारे सामने क्या तस्वीर बनती है? देखिए, एक तरफ तो ये एक शानदार सपना दिखाता है, एक ऐसी दुनिया जहां उन लोगों तक भी फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचे जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जहां इनोवेशन की कोई सीमा ना हो। और दूसरी तरफ एक डरावनी हकीकत है जहां कीमतों का कोई भरोसा नहीं और घोटालों में लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? क्या ये पैसे का भविष्य है या फिर फाइनेंशियल दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक प्रयोग? इसका जवाब शायद हां या ना में नहीं है। ये एक नई हकीकत है जो हम सबके सामने है और यही सवाल आने वाले कई सालों तक गूंजता रहेगा।